हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। ये तो पढ़ लिया था हमने कल, फिर भी बता देता हूँ एक बार। RGC 936 जो किस्म है वो किसकी है? गंवार की है। किसकी? गंवार की किस्म है। और निम्न में से बहुवर्षीय फसल कौन सी है? बहुवर्षीय फसल है गन्ना। ठीक है, बहुवर्षीय फसल गन्ना है। 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे कल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रजनक बीज को किस नाम से जाना जाता है? प्रजनक बीज को किस नाम से जाना जाता है? मातृ बीज, शुद्ध बीज, आधार बीज या आनुवंशिक बीज? बताना है आपको। प्रजनक बीज को किस नाम से जाना जाता है? मातृ बीज, शुद्ध बीज, आधार बीज या आनुवंशिक बीज? लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसने ऑप्शन ए वाला आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रजनक बीज होता है उसको मातृ बीज के नाम से भी जाना जाता है। प्रजनक बीज को मातृ बीज के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार का बीज का उत्पादन भारत में नहीं होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। किस प्रकार का बीज का उत्पादन भारत में नहीं होता है? ऑप्शन ए आधार बीज, ऑप्शन बी पंजीकृत बीज, ऑप्शन सी मातृ बीज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो 4 ऑप्शन हैं, कमेंट करके बताइए लाइव चैट बॉक्स में। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो, जिसने इसका आंसर डी दिया है उनका गलत है और जिसने बी दिया है बिल्कुल सही है। जो भारत में जिस बीज का प्रचलन नहीं है या उत्पादन नहीं होता या उसको विकसित नहीं किया जाता वो बीज होता है पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज का भारत में बिल्कुल भी चलन नहीं है, प्रचलन नहीं है और ना ही इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चंवला का दूसरा नाम क्या है? चावल नहीं है, ये चंवला है। चंवला पूछा है, चंवला का दूसरा नाम क्या है बताना है आपको। ऑप्शन ए ग्रीन ग्राम, ऑप्शन बी लोबिया या काउपी, ऑप्शन सी किडनी बीन और ऑप्शन डी ब्लैक ग्राम। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको क्या इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा बताना है आपको। चंवला का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन ग्राम, लोबिया, काउपी, किडनी बीन या ब्लैक ग्राम? बताइए जल्दी से, चंवला का दूसरा नाम क्या होगा? जिसने बी वाला आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो चंवला होता है उसको लोबिया भी बोला जाता है, उसको काउपी भी बोला जाता है। अब इसके 2 नाम और बता देता हूं मैं। इसको ब्लैक आई पल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक आई पल्स, यानी काली आंख वाला दाल या काली आंख वाली दाल भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा लोबिया या चंवला को वो पूरा सफ़ेद होता है और उसके बीच में एक काला सा धब्बा होता है। वो काला सा धब्बा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको ब्लैक आई पल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको वेजिटेबल मीट की संज्ञा भी दी गई है। और क्या कहते हैं इसको? वेजिटेबल मीट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक तो लोबिया, एक काउपी, एक वेजिटेबल मीट और एक ब्लैक आई पल्स या काली आंख वाली दाल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, बंगाल ग्राम किसको बोला जाता है? कमेंट पहले मत करिए आप। मैं इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको बता रहा था, वो मैंने बता दिए। जिसका ध्यान कमेंट करने में था वो उससे मिस हो गए वो, और जिसने सुना उसने याद कर लिए। तो इसलिए कहता हूँ जब कमेंट करने के लिए कहा जाए तब कमेंट करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। जो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अलावा भी मैं 3-4 उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोलता हूँ, तो वो भी सुना करिए आप। 84 क्वेश्चन है, बंगाल ग्राम किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी अरहर और ऑप्शन डी मोठ। अब बताना है आपको बंगाल ग्राम किसको बोला जाता है? मूंग, चना, अरहर और मोठ। कमेंट करके बताइए लाइव चैट बॉक्स में, कमेंट करिए। जिसने जवाब दिया है बंगाल ग्राम का चना, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। बंगाल ग्राम किसको बोला जाता है? चना को बोला जाता है। बंगाल ग्राम किसको बोला जाता है? चना को बोला जाता है। चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? साइसर एरिटिनम। क्या है? साइसर एरिटिनम भी इसको बोला जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि चने में जो
प्रोटीन की मात्रा होती है वो बताइए। पीछे बता चुका हूँ मैं आपको, चने में प्रोटीन की मात्रा बतानी है आपको। कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए अगर आता है तो, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। जो चने में प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 21%, यानी कि 21%। कितने परसेंट होती है? 21% होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 21% होती है। और जो अंडे से जो चूजा बाहर आता है वो भी 21 दिनों में आता है। ठीक है, और जो CRI स्टेज होती है वो भी 21 दिनों की होती है। ठीक है, तो 21 दिनों के 3 डाटा बताए मैंने आपको भी। अगला सवाल है, किडनी बीन किसको बोला जाता है? किडनी बीन किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए मोठ, ऑप्शन बी राजमा, ऑप्शन सी अरहर और ऑप्शन डी मूंग। अब बताना है आपको किडनी बीन किसको बोला जाता है। मोठ, राजमा, अरहर और मूंग, बताइए। मोठ, राजमा, अरहर और मूंग बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखो, जिसने जवाब दिया है राजमा यानी कि बी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। किडनी बीन किसको बोला जाता है? किडनी बीन बोला जाता है राजमा को। किडनी बीन राजमा को बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। टमाटर के खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप या फंदा फसल। अभी ये भी बताऊंगा आपको कि ट्रैप क्रॉप क्या होती है, जिसको हिंदी में फंदा फसल बोलते हैं, ये क्या होती है ये भी बताऊंगा अभी आपको। ट्रैप क्रॉप के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? ऑप्शन ए गेंदा, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जवार और ऑप्शन डी बाजरा। बताना है आपको टमाटर के खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप या फंदा फसल के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? बताइए, ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर होगा इसका? जिसने गन्ना जवाब दिया है गलत है, जिसने बाजरा दिया है वो भी गलत है, जिसने जवार दिया है वो भी गलत है। जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा गेंदा। टमाटर के खेत के चारों तरफ कौन सी फसल उगाते हैं हम? टमाटर के खेत के चारों तरफ हम उगाते हैं गेंदा। अब देखो क्या होता है, जब हम टमाटर की फसल उगाते हैं तो उसको रोगों और कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए हम उस फसल, मुख्य फसल के चारों तरफ क्या करते हैं, कुछ संख्या में एक एक या दो दो लाइन में हम क्या कर देते हैं, गेंदे की फसल उगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो कीट और रोग होते हैं वो, क्योंकि गेंदे की फसल में पीले कलर के फूल आते हैं तो वो उस रंग से उस फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं और सिर्फ गेंदे की फसल को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और इससे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि गेंदे की हमारी मुख्य फसल नहीं होती, हमारी मुख्य फसल टमाटर की होती है, तो वो रोग और कीट के प्रकोप से बच जाती है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रैप क्रॉप या फंदा फसल क्या होती है, जिसमें मुख्य फसल के चारों ओर कुछ संख्या में दूसरी फसल उगाई जाती है और जिससे मुख्य फसल रोग व कीट के प्रकोप से बच जाती है। तो इसका आंसर होगा गेंदा। ठीक है, अगला सवाल है, कपास के खेत में ट्रैप क्रॉप के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? अब ट्रैप क्रॉप या फंदा फसल बता दिया मैंने आपको। अब आपको बताना है कि जो कपास का खेत होता है उसमें कौन सी लेंगे। टमाटर के खेत में तो हम गेंदा ले रहे थे, अब कपास के खेत में कौन सी लेंगे बताना है आपको। सोयाबीन, टमाटर, भिंडी या मिर्च। 4 ऑप्शन हैं, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है भिंडी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो टमाटर के कपास के खेत में जो फसल उगाते हैं ट्रैप क्रॉप के लिए या फंदा फसल के लिए, वो उगाते हैं हम भिंडी। वो हम क्या उगाते हैं, भिंडी उगाते हैं, जिससे भिंडी पर रोगों का प्रकोप हो जाता है और कपास की फसल बच जाती है। अब देखो यहाँ पर कैसे होता है ये चीज़, क्योंकि कपास कौन से कुल का पौधा है, कपास मालवेसी कुल का पौधा है, और भिंडी कौन से कुल का पौधा है, भिंडी भी मालवेसी कुल का पौधा है। जरूरी नहीं है यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर कहोगे आप कि सर टमाटर तो सोलनेसी का है और गेंदा अलग कुल का है, तो यहाँ पर तो आपने एक बताया, तो जरूरी नहीं है, कुल से संबंध होना जरूरी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि हर फसल में ये फिट बैठे ही बैठे। लेकिन इसमें कपास में क्या होता है, कपास भी मालवेसी का है और भिंडी भी मालवेसी का है। अब कपास के जो अधिकतर कीट होते हैं वो कीट किस पर आकर्षित हो जाते हैं, भिंडी की फसल पर आकर्षित हो जाते हैं और कपास की फसल बच जाती है। तो ये होता है इसका मेजर कॉन्सेप्ट। अगला सवाल है, ये बायोडीजल वाला सवाल IAS RS वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, क्योंकि बायोडीजल पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। तो आपको बताना है कि बायोडीजल किस फसल से बनाया जाता है।
अलसी, गंवार, सोयाबीन या रतनजोत? बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सभी प्यारे बच्चे, प्यारे विद्यार्थी, कितने अच्छे बच्चे हैं ये सारे। अलसी, गंवार, सोयाबीन और रतनजोत। बायोडीजल किससे बनाया जाता है? जिसने जवाब दिया है डी वाला रतनजोत, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बायोडीजल बनाया जाता है वो बनाया जाता है रतनजोत से। किससे बनाया जाता है? रतनजोत से बनाया जाता है। बायोडीजल किससे बनाया जाता है? रतनजोत से बनाया जाता है। रतनजोत का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है? जेट्रोफा कर्कस। क्या नाम है? जेट्रोफा कर्कस, या इसको जेट्रोफा प्लांट भी बोला जाता है। इसको जेट्रोफा प्लांट भी बोला जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में रतनजोत नहीं दिया है और आपको ऑप्शन में दे दिया जेट्रोफा प्लांट, तो जेट्रोफा प्लांट सही माना जाएगा। या आपको दे दिया कि जेट्रोफा कर्कस, तो जेट्रोफा कर्कस भी सही माना जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं हम। सुपरवाइजर 2012 का क्वेश्चन है ये। जवार की प्रथम संकर किस्म है, बताना है आपको। ऑप्शन ए RSG फर्स्ट, CSH फर्स्ट, प्रताप और NPS फर्स्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है आपको। RSG फर्स्ट, CSH फर्स्ट, या प्रताप, या NPS फर्स्ट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जवार की प्रथम संकर किस्म कौन सी थी। ठीक है, जिसने ऑप्शन दिया है बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो जवार की प्रथम संकर किस्म थी वो थी CSH फर्स्ट। किसकी क्या थी? CSH फर्स्ट थी। ठीक है, CSH फर्स्ट किसकी किस्म थी? जवार की प्रथम संकर किस्म थी। प्रताप किस्म पूछ ले आपसे, तो प्रताप किस्म किसकी है? देखो, तिल की भी है प्रताप किस्म, और मक्का की भी है। तिल की भी है और मक्का की भी है। प्रताप किस्म नाम क्यों रखा गया? राजस्थान में देखो, सबसे ज़्यादा अगर मक्का का उत्पादन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ पर होता है मक्का का उत्पादन? सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है। और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? प्रताप यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, और महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में बहुत सारे आते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, इसीलिए वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हुए और महाराणा प्रताप जो राजा था उससे संबंध रखते हुए मक्का की एक किस्म विकसित की गई, और उस किस्म का नाम क्या रखा गया? प्रताप। उस किस्म का नाम क्या रखा गया? प्रताप रखा गया। ठीक है, अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट है ये सवाल। देखो, लूणाश्री किस फसल की किस्म है? लूणाश्री किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी मक्का। बताना है आपको। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताऊंगा अब मैं आपको। बताइए लूणाश्री किसकी किस्म है? लूणाश्री, ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी मक्का। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए बी वाला धान, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लूणाश्री किसकी किस्म है? लूणाश्री धान की किस्म है। लूणाश्री किसकी किस्म है? धान की किस्म है। और ये कैसे है? अब देखो, इसमें इसकी विशेषता क्या है। इस किस्म का नाम क्या है? लूणाश्री। अब लूणाश्री में से श्री हटा दो, श्री हटा दिया हमने, तो क्या बच गया? लूणा बच गया। लूणा यानी लूण, लूण मतलब नमक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो लूणाश्री किस्म है वो क्षारीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, या मिट्टी खारी होती है, या उसमें क्षार ज़्यादा पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में लूणाश्री को उगाया जाता है। ठीक है, उन क्षेत्रों में किसको उगाया जाता है? लूणाश्री को उगाया जाता है। तो जो लूणाश्री किस्म है वो लूणाश्री किस्म किसकी है? धान की किस्म है। धान की किस्म होने के साथ साथ उसकी विशेषता क्या है कि यह एक ऐसी किस्म है जो क्षारीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, जहाँ पर मिट्टी में क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है, इसलिए इसका नाम लूणाश्री रखा गया है। लूणाश्री में जो लूण होता है उसका मतलब होता है नमक या क्षार। अगला सवाल है, धान की प्रथम अधिक उपज देने वाली किस्म है, बताना है आपको। ऑप्शन ए जगन्नाथ, ऑप्शन बी बासमती 2, ऑप्शन सी रत्ना और ऑप्शन डी बासमती 370। धान की अधिक उपज देने वाली किस्म बताना है आपको। जगन्नाथ, पूसा बासमती 2, रत्ना और बासमती 370। 4 ऑप्शन हैं, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। धान की प्रथम अधिक उपज देने वाली किस्म पूसा बासमती 2। जिसने बी ऑप्शन दिया है जवाब सही है आपका। धान की प्रथम अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी थी?
पूसा बासमती 2, पूसा बासमती 2 अधिक उपज देने वाली किस्म थी। अगला सवाल है, बाजरे की प्रथम संकर किस्म है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना है आपको। बाजरे की प्रथम संकर किस्म है HB फर्स्ट, BH फर्स्ट, RH फर्स्ट या HR फर्स्ट। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए मुझे बाजरे की प्रथम संकर किस्म। फिर इससे जुड़े कुछ 4-5 सवालात और बताऊंगा मैं आपको जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज संख्या कम है, स्टूडेंट कम जुड़े हैं आज। संख्या जो जिस हिसाब से संख्या बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से स्टूडेंट की संख्या बढ़ नहीं रही। हम सोच रहे हैं लाइव केमिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू करें, लेकिन स्टूडेंट बढ़ नहीं रहे। 50 से 60 हो, 50 तो होनी चाहिए तब बढ़े। हाँ, तो बाजरे की प्रथम संकर किस्म है HB फर्स्ट, BH फर्स्ट, RH फर्स्ट या HR फर्स्ट। तो जिसने जवाब दिया है ए वाला HB फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बाजरे की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? HB फर्स्ट। कौन सी है? HB फर्स्ट प्रथम संकर किस्म है। अब सवाल बार बार बाजरे से क्या पूछा जाता है? एक सवाल तो ये पूछा जाता है कि HB फर्स्ट जो है वो बाजरे की प्रथम संकर किस्म है। फिर सवाल पूछा जाता है बाजरे की बीज दर क्या होती है। तो बाजरे की बीज दर भी बार बार पूछी जाती है। 4 किलोग्राम बीज दर होती है। कितनी होती है? ऑफिशियल है, फिक्स है, बिल्कुल 4 किलोग्राम बीज दर होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके वहाँ पर पूछा जाता है 3 से 4 या 4 से 5, तो 4 से 5 को सही करिएगा आप। अगर आपके ऑप्शन में दे दिया, इधर दे दिया 3 से 4 और इधर दे दिया 4 से 5, तो 4 से 5 को सही करना है। हमेशा जो बीज दर रखी जाती है वो जो फिक्स बीज दर होती है उससे ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं रख सकते। तो हमारी फिक्स बीज दर कितनी है? 4 किलोग्राम है। तो 4 से 5 आ रहा है, तो 4 से 5 का डाटा सही माना जाएगा, ना कि 3 से 4 का सही माना जाएगा। ठीक है, कम नहीं रख सकते, ज़्यादा रख सकते हैं। फिर इसके बाद में एक सवाल और पूछा जाता है कि जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो वसा पाई जाती है वो किस फसल में पाई जाती है? तो खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में वसा किस में पाई जाती है? बाजरे में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बाजरे में पाई जाती है। अब सवाल जेट में इसे पूछा गया था कि खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जवार में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जवार में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा वसा बाजरे में पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, मक्का की प्रथम संकर किस्म है। मक्का की प्रथम संकर किस्म बतानी है आपको। देखो, अभी मैं 93 वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो आप 93 पर ही ध्यान दीजिए। 94 का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, 95 का आंसर देने की ज़रूरत आपको नहीं है। जब तक समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं। हाँ, हमें पता है आपको आता है और आप सारे ही स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट हो, लेकिन मैं इस जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ उससे जुड़ी मैं कहानियाँ बताता हूँ आपको कि कौन सा सवाल कहाँ पर आया था, किस सवाल को कैसे घुमाकर पूछा था। उस चीज़ को मिस मत करिए। बाकी तो आप तो ये बुक से ही पढ़ लो, फिर फ़ायदा क्या है? बुक से पढ़ के उसको दे दो आंसर, लेकिन इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी तो मिलनी चाहिए ना आपको। इसीलिए लोग लाइव टेस्ट क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं? इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि हर सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उससे जुड़ी जानकारियाँ मिलती हैं, और सवाल किस प्रकार से आया था, कहाँ पर पूछा गया था, वो सारी जानकारी मिलती है। इसीलिए जब जो सवाल चल रहा हो उसी पर कंसंट्रेट करें आप। अब देखो, मक्का की प्रथम संकर किस्म पूछी है। ऑप्शन ए गंगा 1, ऑप्शन बी गंगा 101, ऑप्शन सी जय और ऑप्शन डी शंकर 1। 4 ऑप्शन हैं, आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गंगा 1, गंगा 101, जय और शंकर 1। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला, जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, गंगा 1। गंगा 1 क्या थी? मक्का की प्रथम संकर किस्म थी। अगर आपसे अब पूछ लिया जाए कि भारत में ऐसी कौन सी फसल है जिस पे सबसे पहले अनुसंधान कार्य शुरू हुआ था, या सबसे पहले अनुसंधान कार्य के लिए किस फसल को चुना गया था, या अनुसंधान परियोजना किस फसल पर चलाई गई थी, तो सबसे पहले जो अनुसंधान परियोजना चलाई गई थी वो मक्का की फसल पर चलाई गई थी। सबसे पहले अनुसंधान परियोजना जो चलाई गई थी वो किस पर चलाई गई थी? मक्का की फसल पर चलाई गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक मक्का का उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में होता है। भारत में विश्व में आपसे पूछ लिया जाए कि मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है सर, तो विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है अमेरिका में।
मक्का को अमेरिका की रीढ़ भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर एक सवाल और बता देता हूँ मक्का से रिलेटेड कि जो मक्का की संकर बीज दर होती है ये बार बार पूछी जाती है। मक्का की संकर बीज दर जो होती है ये बार बार पूछी जाती है। मक्का की संकर बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम। 20 से 25 किलोग्राम बीज दर होती है मक्का की संकर बीज दर। जब संकर की पूछी जाए तो संकर की लिखनी है आपको, सामान्य की नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मालव शक्ति, मालव क्रांति, मालव शक्ति, मालव रत्न किस फसल की किस्म है? कपास, काठिया गेहूं, मक्का और धान। बताना है आपको। मालव शक्ति, मालव क्रांति, मालव रत्न बताना है किस फसल की किस्में हैं? मालव शक्ति, मालव क्रांति, मालव रत्न। जिसने जवाब दिया है बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। मालव शक्ति, मालव क्रांति, मालव रत्न किसकी किस्में हैं? काठिया गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? काठिया गेहूं की किस्म है। और ये काठिया गेहूं जो होता है ये गेहूं का ही एक, जैसे एक तो होता है चपाती वाला गेहूं जिसको बोलते हैं हम सामान्य गेहूं, उसी की एक प्रजाति होती है। वो कौन सी होती है? काठिया गेहूं होती है। और वो थोड़ी सी हार्ड होती है थोड़ी सी, इसीलिए उसको काठिया गेहूं बोला जाता है। उसके थोड़ी जो गुणवत्ता और गुण होते हैं वो थोड़े चपाती वाले गेहूं से थोड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है। अब गेहूं से रिलेटेड एक बात और बता देता हूं। देखो जो अभी तक जो हम जो गेहूं खाते हैं या जो गेहूं हमने देखा है अभी तक वो सफ़ेद कलर का होता है। सफ़ेद तो नहीं होता, हमारी चमड़ी का जो कलर होता है उस कलर का होता है। और गेहूं सा भी बोला जाता है उसको, गेहूं सा कलर होता है या गेहूं सा बोला जाता है उसको। लेकिन अब हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके काले गेहूँ भी बना दिए गए हैं। अब काले गेहूँ भी आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, काले गेहूं का उत्पादन शुरू हो गया है। काले गेहूं वाली किस्म को विकसित कर लिया गया है। अब आप कहोगे सर काले गेहूं तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो काले गेहूं का उत्पादन, किसी भी जब किस्म का उत्पादन किया जाता है या उसका डेवलपमेंट किया जाता है तो पहले उसकी कमी होती है तभी उसको बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के किसी भी चीज़ को बना दिया। काले गेहूं की कहीं ना कहीं कमी हो रही होगी, पशुओं के आहार बनाने में कमी हो रही होगी, तब उसको विकसित किया होगा, या उसमें कोई विशेष गुण होगा इसलिए उसको विकसित किया होगा। और अब वो धीरे धीरे उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? हमारी जनता को मिलेगा। तो इसीलिए कभी किसी चीज़ की कमी होती है तभी उसको विकसित किया जाता है। जैसे अब टमाटर की जो किस्म है फ्लेवर सावर, उस किस्म की विशेषता क्या है? उस फ्लेवर सावर किस्म की विशेषता है कि उसको आप बिना फ्रिज के कहीं भी रख दो, लगभग वो 10 से 12 दिन तक वो टमाटर ख़राब नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी जो टमाटर की जो छाल होती है उसके अंदर एक एंजाइम बनता है। वो एंजाइम क्या करता है? धीरे धीरे उस टमाटर को सड़ा देता है। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया तो रिसर्च करने के बाद में उन्होंने वो एंजाइम वहाँ से हटा दिया। किसमें, कौन सी किस्म में हटाया है? वो हटाया है फ्लेवर सावर में। अब जब वो एंजाइम ही नहीं रहेगा तो फिर टमाटर को सड़ाएगा कौन? तो इसीलिए जब किसी चीज़ की कमी होती है तभी उसको विकसित किया जाता है। तो अब काले गेहूँ भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ दिनों बाद। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको मैंने देनी थी, जो दे दी। अगला सवाल है, गेहूं की पहली बोनी किस्म थी? बताना है आपको। गेहूं की पहली बोनी किस्म थी रत्ना, नौरीन 10 या नौरीन 10, किसान और जय। बताना है आपको। गेहूं की बोनी किस्म ABCD बताइए जल्दी से। गेहूं की बोनी किस्म कौन सी थी? जिसने बी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गेहूं की पहली किस्म थी वो थी नौरीन 10। गेहूं की पहली बोनी किस्म कौन सी थी? नौरीन 10 थी। और नौरीन 10 जो किस्म थी उसको सबसे पहले बाहर से लाया गया था। बाहर से लाके फिर उस किस्म से नौरीन 10 से विकसित करके अन्य किस्मों का क्रॉस करवा के और फिर क्या कराया गया? अन्य किस्मों का क्रॉस कराने के बाद में गेहूं की नई किस्में निकाली और नई किस्में निकालने से ही भारत में हरित क्रांति संभव हो सकी। अब देखो क्या हुआ, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ समय बाद में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ने लगी तो जनसंख्या को खाने के लिए अनाज की कमी होने लगी। तब उस समय भारत में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्या था? उनका नाम था MS स्वामीनाथन। तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया, समझा, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को समझने के बाद में वो अमेरिका गए।
अमेरिका गए, वहाँ से वो गेहूं का जो अच्छी क्वालिटी का बीज था वो बीज लाए, फिर उस बीज को यहाँ लाया। भारत में लाने के बाद में उस बीज का उत्पादन शुरू किया गया, उस बीज को बढ़ाया गया। 100 किलोग्राम बीज लाए थे और आज देख लो वो बीज कितने कितने, जितने भी राजस्थान के और भारत के भंडार गए हैं उन सब में वही बीज भरा हुआ है। उन्हीं किस्म से 100 किलोग्राम किस्म से ही बनाया हुआ बीज भरा हुआ है। तो फिर उन्होंने हरित क्रांति के लिए अच्छी अच्छी किस्में विकसित की, फिर उन किस्मों को फ्री में किसानों को दिया गया, फिर किसानों ने वो बीज उगाया और बहुत ज़्यादा बम्पर उत्पादन हुआ, बम्पर पैदावार हुई और खाद्यान्न का जो समस्या थी वो कम हो गई। आज खाद्यान्न में हम इतने आत्मनिर्भर हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं उनको हम लगभग 10 साल तक फ्री बैठे बैठे अनाज खिला सकते हैं। इतना अनाज हमारे भारत के अनाज के गोदामों में अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये कुछ कहानी थी हरित क्रांति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, इसका जवाब होगा नोरिन 10। आप क्लास में जुड़े रहिए, मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाऊंगा, इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहानियाँ भी मैं सुनाता रहूँगा आपको। किसान किस फसल की किस्म है बताना है आपको। सोयाबीन, मक्का, चना और धान। सोयाबीन, मक्का, चना और धान बताना है आपको। किसान किस फसल की किस्म है, किसान किस फसल की किस्म है बताना है आपको। सोयाबीन, मक्का, चना और धान। देखो जो किसान किस्म है वो किसान किस्म किसकी है, किसान किस्म है मक्का की, ठीक है। तो जिसने बी वाला जवाब दिया है सही जवाब है आपका, किसान इज ए वेराइटी ऑफ मेज। किसान किसकी किस्म है, मक्का की किस्म है। अगला सवाल है हमारा, धान की किस विधि में नर्सरी तैयार करने में सबसे कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस सवाल को मैंने आपको कल भी समझाया था, वापस से ये सवाल उस समय थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, आज अलग तरीके से पूछा गया है। धान की किस विधि में नर्सरी तैयार करने में सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। गीली क्यारी विधि, श्री विधि, सूखी क्यारी विधि या डेपोक विधि बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, धान की किस विधि में नर्सरी तैयार करने में सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। गीली क्यारी, सूखी क्यारी, श्री या डेपोक। जिसने डी ऑप्शन दिया है डेपोक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो धान की जो सबसे कम क्षेत्रफल में तैयार की जाने वाली विधि है नर्सरी है, नर्सरी को सबसे कम क्षेत्रफल में तैयार की जाने वाली जो विधि है उस विधि का नाम है डेपोक। क्या है, उस विधि का नाम डेपोक है। और ये जो डेपोक विधि है इसमें हम क्या करते हैं, एक कमरा होता है उसमें केले के पत्ते बिछा देते हैं। केले के पत्ते बिछाने के बाद उसमें हम प्लास्टिक शीट का उपयोग भी कर सकते हैं। बिछा दिया, फिर उसके बाद में हम लगभग 1.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच हम पानी की परत भर देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। फिर उसके बाद में हम उसमें क्या कर देते हैं, चावल के जो बीज होते हैं, चावल होता है उसको हम वहाँ पर डाल देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, लगभग 11 से 12 दिन बाद में वो अंकुरित हो जाते हैं और जैसे ही वो अंकुरित होते हैं फिर उनको हम क्या कर देते हैं, सीधा खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सीधा खेत में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि जो डेपोक विधि है वो क्या होती है। अगला सवाल है, बीटी कपास में पौधे और लाइन की आपसी दूरी रखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बीटी कपास आप सब जानते हो, कपास के पौधे में बीटी जीन को स्थानांतरित करके हमने कौन सी कपास बनाई, बीटी कपास बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है जब हम खेत में लगाएंगे कपास के पौधे को तो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की आपसी दूरी कितनी रखी जाएगी। यानी कि अगर ये हमारा खेत है तो इसमें पहला पौधा यहाँ है, फिर दूसरा पौधा यहाँ है, एक ये लाइन हो गई, फिर ये दूसरी, इधर दूसरी लाइन होगी। तो ऐसे पौधे से पौधे की और पौधे से लाइन की दूरी पूछी है, यहाँ पर बताना है आपको। ये जो डाटा है ये सेंटीमीटर में है, बताना है आपको। ऑप्शन ए, बी, सी और डी बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन बी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बीटी कपास होती है उसमें पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर रखी जाती है बीटी कपास में। बीटी कपास में पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि बीटी कपास के 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं,
तब आप उसका जवाब क्या दोगे, तब उसका जवाब होगा 10,000 पौधे। 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं 1 हेक्टर में 10,000 पौधे। अब अगला सवाल देखो यहाँ पे, मक्का के 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, बताना है आपको। मक्का के 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, 55,000, 66,000, 77,000 और 80,000। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकंड का समय है, बताइए जल्दी से। 55,000, 66,000, 77,000, 80,000। जिसने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका 66,000। मक्का के 1 हेक्टर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, 66,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। 1 हेक्टर में 66,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो है 100, हमने 100 मार दिया है। अगला सवाल है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। ऐसा निदेशालय बताना है जहाँ पर गेहूं में अनुसंधान होता हो। देखो इसकी भी अभी कहानी बताऊंगा मैं आपको। ऑप्शन चंडीगढ़, नई दिल्ली, हिसार और करनाल। बताना है आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा। चंडीगढ़, नई दिल्ली, हिसार और करनाल। चंडीगढ़, नई दिल्ली, हिसार और करनाल। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय है करनाल, हरियाणा में। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, और जिसने बी जवाब दिया है वो अपने जवाब में सुधार कर लीजिए। देखो कैसे, सबसे पहले जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय खोला गया था, वो जब खोला गया था तो उस समय वो नई दिल्ली में ही था। उस समय वो कहाँ पर था, नई दिल्ली में ही था। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसको स्थानांतरित करके करनाल में कर दिया गया। कहाँ पर कर दिया, करनाल में कर दिया गया। तो अब जो आंसर होगा करनाल ही माना जाएगा सही, नई दिल्ली नहीं माना जाएगा। तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, करनाल में है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपकी जानकारी है, आपके नोट्स है, उसको अपडेट करिए, पुराने नोट्स मत पढ़िए। अगला है, देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। बहुत से जो नोट्स हैं उसमें ये दिया गया है कि जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो एक ही है। बहुत से पुराने नोट्स है उसमें ये दिया गया है, और जो बुक्स हैं उनमें भी यही दिया गया है। तो देखो जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो एक नहीं है, वो 3 हो गई है। अब ध्यान रखना, एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो है इम्फाल मणिपुर में, एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है झांसी में, झांसी उत्तर प्रदेश में, और एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है समस्तीपुर बिहार में। तो ध्यान रखिएगा 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक नहीं है, अब 3 हो गई है। अगला सवाल है, धान का उत्पत्ति स्थान है, बताना है आपको। धान यानी कि चावल का उत्पत्ति स्थान है अमेरिका, तुर्की, चीन और इंडो बर्मा। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय, कमेंट करके बताइए धान का उत्पत्ति स्थान क्या होगा। अमेरिका, तुर्की, चीन और इंडो बर्मा, धान का उत्पत्ति स्थान। मैं सभी के जवाब दूंगा, अभी सभी के जवाब दूंगा। लाइव क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करिएगा, मैं सारे कमेंट के जवाब दूंगा। जी बिल्कुल, धान का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, डी ऑप्शन जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। डी जिसने ऑप्शन दिया है इंडो बर्मा, जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। धान का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, धान का उत्पत्ति स्थान होगा इंडो बर्मा। तो अब तुर्की किसका होगा, तुर्की होगा गेहूं का। और तुर्की के अलावा उसको हम ये भी बोलते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। तो गेहूं का स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया भी होता है और तुर्की भी होता है। कभी कभी एशिया माइनर भी दे देते हैं ऑप्शन में, तो एशिया माइनर भी इसका सही जवाब होगा। और चीन किसका होगा, चीन होगा सोयाबीन का। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है, चीन। अगला सवाल है, धान की प्रोटीन क्या कहलाती है, यानी कि धान या चावल एक ही बात है। धान की प्रोटीन क्या कहलाती है, देखो एक बात तो नहीं है, धान और चावल में क्या डिफरेंस होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जब तक जो धान होता है वो खेत में उगा हुआ है, चावल है जो खेत में उगा हुआ है और वो पौधे से जुड़ा हुआ है, तब तक वो क्या कहलाएगा, धान कहलाएगा। यह कंडीशन और है, जब तक चावल के ऊपर छिलका रहेगा तब तक वो क्या कहलाएगा, धान कहलाएगा। और जैसे ही उस छिलके को उतार दिया और उसमें से सफ़ेद पदार्थ, जो सफ़ेद दाना है वो बाहर आ गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा चावल। तो चावल और धान में ऐसे डिफरेंस होता है। चावल को इंग्लिश में बोला जाता है राइस और धान को बोला जाता है पेडी। ठीक है, धान को बोला जाता है पेडी और चावल को राइस। तो थोड़ा सा अपना जो लेवल है उसको इंक्रीज करिए। इंटरव्यू में ये ऐसी बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, आपसे पूछ लिया बताइए गाय भैंस में अंतर क्या है, फिर क्या बताओगे आप। पूछ लिया आपसे कि धान और चावल में अंतर क्या है, फिर कैसे बताओगे। तो इसलिए ऐसी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल। गाय भैंस में अंतर भी बता देंगे आपको एक दिन। अगला सवाल है,
धान की प्रोटीन क्या कहलाती है बताना है आपको। डी ऑप्शन जिसने दिया है ओराजेनिन बिल्कुल सही जवाब है। जिसने डी ऑप्शन दिया है ओराजेनिन बिल्कुल सही जवाब है आपका। गाय भैंस में अंतर बता देंगे आपको। धान की प्रोटीन क्या कहलाती है ओराजेनिन। जिसने जवाब दिया है डी बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल है हमारा, धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ए बी सी डी। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। जिसने आंसर ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है। अगर उत्पादकता की बात की जाए तो उत्पादकता में भारत का कौन सा स्थान है। उत्पादकता में भारत का प्रथम स्थान है। पहला स्थान किसका है धान उत्पादन में या चावल उत्पादन में। पहला स्थान चीन का है जहाँ से कोरोना आया है। कोरोना से याद आया, देखो घर में रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए, बाहर कोरोना है, रोड पर मत निकलिए, कोरोना है। लॉकडाउन तो खुल गया है पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर घूमने लग जाओ। देखो आप बाहर जाओगे आपके तो कुछ नहीं होगा, आप कोरोना अंदर लेके आ जाओगे, आपके सारे घर वालों को हो जाएगा। इसीलिए बाहर मत जाइए, छत पर निकल लो, छत पर घूम लो शाम को, बाकी जो भी है टीवी देख लो, मोबाइल चला लो, पढ़ लो, लेकिन बाहर मत निकलो, बाहर कोरोना है। चाइना सारे उत्पाद तो नकली बेचता है, ये कोरोना इसने असली क्यों बेच दिया ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी तक। अगला सवाल है, धान की कौन सी किस्म सीधी बुआई हेतु उपयुक्त है। धान की कौन सी किस्म सीधी बुआई हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन ए IR 8, ऑप्शन बी बाला, ऑप्शन सी रत्ना और ऑप्शन डी जया। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। धान की कौन सी किस्म सीधी बुआई हेतु उपयुक्त है। बार बार सवाल पूछा जाता है, ये बताइए आप। जिसने बी जवाब दिया है, बी वाला जवाब दिया है जिसने, बाला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो धान की जो सीधी बुआई वाली किस्म है वो कौन सी है। धान की सीधी बुआई वाली किस्म है बाला। कौन सी है, बाला किस्म सीधी बुआई हेतु बिल्कुल सटीक बैठती, उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है। राजस्थान में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, बूंदी और श्रीगंगानगर। बताना है आपको। राजस्थान में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, बूंदी और श्रीगंगानगर। लाइव चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है। जिसने जवाब दिया है हनुमानगढ़, बिल्कुल सही जवाब है आपका। राजस्थान में सर्वाधिक जो धान का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है, सर्वाधिक धान का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है तो फिर उसका आंसर होगा श्रीगंगानगर। उसका आंसर क्या होगा, श्रीगंगानगर। चावल तो सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में और कपास सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में होता है। अगला सवाल है, भारत का स्थायी भोजन कौन सी फसल है। बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। भारत का स्थायी भोजन कौन सा है। मक्का, गेहूं, बाजरा और धान। मक्का, गेहूं, बाजरा और धान। स्थायी भोजन का मतलब भी समझा दूंगा अभी। स्थायी भोजन का मतलब ये होता है कि भारत में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा भोजन खाते हैं और किस भोजन पर सबसे ज़्यादा डिपेंड है। तो भारत का जो स्थायी भोजन है वो कौन सा है, वो है धान, यानी कि चावल। सबसे ज़्यादा भारत में लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। जी बिल्कुल, धान ही खाते हैं, गेहूँ नहीं खाते हैं। गेहूँ का प्रचलन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में, गुजरात में, कुछ भाग मध्य प्रदेश और कुछ भाग उत्तर प्रदेश और पंजाब, बस यहाँ पर। बाकी जितने भी जिले हैं साउथ पूरा, वहाँ पर चावल खाए जाते हैं। नॉर्थ में ये ले लो आप, उत्तराखंड ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, श्रीनगर ले लो, जम्मू ले लो, कश्मीर ले लो, हिमाचल ले लो, यहाँ पर सब जगह चावल खाया जाता है। फिर ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, ये सिक्किम, सिक्किम है और मणिपुर है और मेघालय है, यहाँ पर सब जगह लोग चावल ही खाते हैं। गेहूँ बहुत कम खाते हैं। गेहूँ कम क्यों खाते हैं, क्योंकि गेहूँ होता है, गेहूँ को डाइजेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वही गेहूँ को डाइजेस्ट कर सकता है। अगर बाजरे की बात की जाए तो बाजरा तो सिर्फ बाड़मेर के लोग खाते हैं, बाड़मेर नागौर के लोग खाते हैं और कुछ जैसलमेर के, क्योंकि बाजरा तो उससे भी उसका भी बाप है बाजरा। तो बाजरे को तो डाइजेस्ट करना हर किसी के बस का रोग नहीं है।
बाजरा तो बहुत डाइजेस्ट करना बाजरे की रोटी को बहुत मुश्किल होता है, और उससे थोड़ा आसानी से पचता है गेहूँ, और गेहूँ से भी आसानी से पचता है धान, इसलिए धान को सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अगर विश्व में पूछ लिया जाए आपको, अगला सवाल होगा मेरे हिसाब से, नहीं है। अगला सवाल मैं बता देता हूँ आपको कि भारत का स्थायी भोजन तो बता दिया मैंने, भारत का स्थायी भोजन धान है यानी कि चावल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का स्थायी भोजन कौन सा है, तो विश्व का स्थायी भोजन गेहूँ है। अब गेहूँ कैसे है, क्योंकि वो रोटी तो बनाते नहीं है, वो रोटी की जगह वो क्या बनाते हैं, जो गेहूँ का आटा नहीं बनाते हैं, मैदा बनाते हैं, और मैदे से क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, और ब्रेड खाते हैं वो। इसलिए जो भारत का स्थायी भोजन है वो धान है, और विश्व का जो स्थायी भोजन है वो क्या है, विश्व का स्थायी भोजन गेहूँ है। अगला सवाल जो है हमारा वो ये है, चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। देखो चावल से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हैं, इसीलिए वो इंस्टीट्यूट पूछता है आपसे, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है ना, और वो तो चाहता यही है कि आप कंफ्यूज हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो सवाल घुमा के पूछता है, आपको इजी सवाल थोड़ी देगा वो। इसीलिए पूछा गया है कि चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। अब चावल अनुसंधान निदेशालय अलग होता है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान अलग होता है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अलग होता है। तीनों ही अलग अलग है, बताना है आपको। चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, 4 ऑप्शन, केरल, नई दिल्ली, हैदराबाद और करनाल। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ पर है चावल अनुसंधान निदेशालय, कहाँ पर है। जिसने सी जवाब दिया है सही है, जिसने डी जवाब दिया है गलत है, बी और ए भी गलत है। डी जवाब गलत है, सी वाला सही है, हैदराबाद। चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में। चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, हैदराबाद में है, और ये जो इस पर चावल पर अनुसंधान किया जाता है। अगला है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये निदेशालय है या अनुसंधान है, ठीक है, तो निदेशालय बड़ा होता है। अगला है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कटक, उड़ीसा। पहले जो उड़ीसा था अब उसको ओडिशा कर दिया गया है, तो वहाँ ऑप्शन में ओडिशा आएगा। तो ओडिशा देख के आप ये मत करना कि सर ओडिशा तो कोई स्टेट है ही नहीं, ओडिशा स्टेट है, जो उड़ीसा था उसको ओडिशा कर दिया गया, ठीक है। तो कटक, उड़ीसा, नई दिल्ली, नागपुर और कानपुर बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक, उड़ीसा, नई दिल्ली, नागपुर, कानपुर। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है आपका जवाब, कटक, उड़ीसा। जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, कटक, उड़ीसा में है। और अगला सवाल है, केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है जापान, बी भारत, सी मनीला फिलीपींस और डी अमेरिका। तो बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। जिसने सी वाला जवाब दिया है मनीला फिलीपींस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में है चावल अनुसंधान संस्थान। इसको IRRI भी बोला जाता है, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो क्वेश्चन क्या है, कावेरी किस फसल की किस्म है, कावेरी किस फसल की किस्म है बताना है। ऑप्शन ए सोयाबीन, मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी मक्का। बताना है आपको सोयाबीन किसकी किस्म है, ए, बी, सी और डी। कावेरी, सोयाबीन, मक्का, कपास और धान। जिन्होंने बी जवाब दिया है धान, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कावेरी किसकी किस्म है, कावेरी धान की किस्म है, कावेरी किसकी किस्म है, धान की किस्म है। और जिसने बी जवाब दिया है आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, धान की पहली भारतीय बोनी किस्म जिसको भारत का जादुई चावल कहते हैं। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी जया, ऑप्शन सी रत्ना और ऑप्शन डी बाला। बताना है आपको, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। धान की कौन सी किस्म है जिसे जादुई चावल कहते हैं, कावेरी, जया, रत्ना और बाला। जिनका जवाब है जया, ऑप्शन बी वाला सही जवाब है बिल्कुल। जो जया जो किस्म है उसको हम क्या बोलते हैं, जया किस्म को हम बोलते हैं भारत का जादुई चावल। अब देखो क्या होता है भारत का जादुई चावल का मतलब क्या है। देखो एक वैरायटी है जिसका नाम है IR8। क्या नाम है, IR8। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको भी आगे। तो IR8 जो वैरायटी है
उस वैरायटी, ये भारत की वैरायटी नहीं है, भारत की किस्म नहीं है, ये विश्व की किस्म है या भारत के बाहर की किस्म है। और इस किस्म को IRRI मनीला फिलीपींस में विकसित किया था, जहाँ पर हमारा क्या है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वहाँ पर इसको विकसित किया गया था। और इस किस्म का जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा था, उत्पादन बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको वहाँ पर क्या नाम दिया गया था, जादुई चावल, जादुई चावल नाम दिया गया था। तो जब उस किस्म को भारत लाए और उसी से संकलन करा के हमने भारत में एक किस्म बनाई जिसका नाम निकाला हमने जया। और इस किस्म का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा था, इस किस्म का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, भारत का जादुई चावल। इसको भी हम भारत का जादुई चावल बोलते हैं। तो भारत का जादुई चावल तो हो गया जया। अगर विश्व का पूछ लिया जाए आपसे तो विश्व का जादुई चावल क्या होगा, IR8, IR8 उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको, देखो जो बाला किस्म है वो सीधी बुआई हेतु उपयुक्त है, यानी कि वैसे तो गेहूं में हम क्या करते हैं, पहले पौध तैयार करते हैं फिर उसके बाद में उसकी बुआई करते हैं, लेकिन बाला एक ऐसी किस्म है जिसकी हम सीधी बुआई कर सकते हैं, पौध तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी बुआई कर दो उग जाएगा, है ना। तो ये है, बाकी रत्ना और कावेरी ये भी धान की किस्में हैं। अगला सवाल है धान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। धान की माही सुगंधा किस्म कहाँ पर विकसित की गई है, सुनिए ध्यान से, धान की माही सुगंधा किस्म कहाँ पर विकसित की गई है। ऑप्शन ए ARS अजमेर, अभी ARS का मतलब भी बताऊंगा आपको, दूसरा है ARS बांसवाड़ा, तीसरा है ARS जयपुर, चौथा है ARS उदयपुर। 4 ऑप्शन है, आता है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। धान की माही सुगंधा किस्म, धान की माही सुगंधा किस्म कहाँ पर विकसित की गई है, ARS अजमेर, ARS बांसवाड़ा, ARS जयपुर और ARS उदयपुर। सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ARS क्या होता है, माही सुगंधा क्यों नाम रखा इसका। देखो जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बाकी का गलत है। जिसने बी जवाब दिया है ARS बांसवाड़ा उनका सही जवाब है। अब देखो धान की जो माही सुगंधा किस्म है उसका नाम माही सुगंधा कैसे पड़ा, देखो ये यहाँ पर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में एक नदी बहती है जिसका नाम है माही, क्या नाम है, जिसका नाम है माही। माही नदी कहाँ पर है, बांसवाड़ा में एक नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी, ठीक है। और उस माही नदी को सम्मान देने के लिए इस जो किस्म का नाम था वो उन्होंने क्या रखा, माही नाम रखा आगे। अब कहोगे सर सुगंधा शब्द कहाँ से आया, तो जो बासमती किस्म होती हैं, चावल की जो बासमती किस्में होती है उसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, खुशबू पाई जाती है, विशेष प्रकार की उसमें एक खुशबू पाई जाती है। और वैसे तो पूरे चावल में ही पाई जाती है, लेकिन जो माही सुगंधा होती है किस्म उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए सुगंध से सुगंधा नाम लिया उन्होंने और माही नदी का नाम लिया, और इस प्रकार से नाम निकल के आया हमारा माही सुगंधा। क्या नाम निकल के आया, माही सुगंधा। तो माही नदी है उसको सम्मान देने के लिए, और सुगंध धान के जो चावल होता है उसमें सुगंध होती है, इसीलिए दोनों को मिलाकर उन्होंने किस्म निकाली जिसका नाम निकाला उन्होंने माही सुगंधा। एक किस्म और है जिसको हम बोलते हैं माही धवल, क्या, माही धवल। तो माही तो वो की वही नदी हो गई, और धवल का मतलब क्या होता है, धवल का मतलब होता है सफ़ेद, धवल का मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो माही धवल और माही सुगंधा, माही सुगंधा तो हल्का पीला रंग की चावल था और जो माही धवल था वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का चावल था। दोनों ही ARS बांसवाड़ा से निकले हैं। अब देखो ARS क्या होता है, जहाँ जहाँ हर जिले में एक ARS बना हुआ है। ARS का मतलब होता है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, क्या होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन होता है इसका नाम। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। अब कहोगे सर आपकी अनुसंधान कार्य तो KVK पर भी किए जाते हैं, तो दोनों अलग अलग किस प्रकार से हैं। तो देखो ऐसा होता है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य जो कार्य होता है वो ये होता है कि किसानों से संपर्क बनाए रखना और किसानों को नई नई तकनीक के बारे में जानकारी देना, नई नई किस्मों के बारे में जानकारी देना, और कुछ हद तक नई तकनीक है उसको विकसित करना, कुछ हद तक नई तकनीक को विकसित करना। लेकिन जो ARS होता है उसका काम होता है मुख्य रूप से अनुसंधान कार्य करने का, नई तकनीक को विकसित करना, नई किस्म को विकसित करना, नए जो इम्प्लीमेंट्स हैं, क्या किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा और भी ज़्यादा टिकाऊ बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, उस प्रकार का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है ARS पर। और हर जिले में एक ARS होता है और एक KVK होता है। ARS का मतलब होता है एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन,
देखो एग्रीकल्चरल होता है वो, ना कि एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होती। आप कहीं भी देखोगे तो आपको एग्रीकल्चरल ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि ARS और KVK अलग अलग होते हैं। माही सुगंधा नाम क्यों पड़ा, माही धवल नाम क्यों पड़ा। अगला सवाल है, चावल के बोनेपन के लिए उपयुक्त जीन। देखो चावल का जो पौधा होता है वो भी बोना होता है, जैसे धान गेहूं का बोना होता है वैसे चावल का भी बोना होता है। अब आपको बताना है चावल के बोनेपन के लिए उपयुक्त जीन कौन सा रहेगा। निफ जीन, DGWU जीन, HS जीन या ट्रिस जीन बताना है आपको। चावल के बोनेपन के लिए उपयुक्त जीन ABCD। जिसने बी जवाब दिया है DGWU जीन, सही जवाब है आपका। जो चावल के बोनेपन के लिए जो जीन रहता है वो कौन सा रहता है, वो रहता है DGWU जीन। DGWU जीन यानी कि चावल का जो पौधा होता है उसको लंबे बढ़ने से रोकता है। कौन सा जीन रोकता है, या कौन सा जीन ऐसा होता है जो हाइट को नहीं बढ़ने देता है, वो जीन होता है DGWU जीन। मतलब चावल के पौधे में जो बोनेपन के लिए जिम्मेदार जीन है उस जीन का नाम क्या है, DGWU जीन। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, चावल का पौधा लंबा नहीं बढ़ता और बोना रह जाता है। अगला है, धान की 1 हेक्टेयर में पौध लगाने हेतु नर्सरी के कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आप सबको पता है कि जो धान की बुआई की जाती है उससे पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। अब 1 हेक्टेयर में हमें पौध लगानी है तो नर्सरी के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, यानी कितने क्षेत्र में हम पौध तैयार करें तब जाकर पूरे 1 हेक्टेयर की पूर्ति होगी। तो बताना है 500, 1000, 750 या 500, 1500 वर्ग मीटर। जवाब दीजिए A, B, C या D। जिसने बी जवाब दिया है 1000 वर्ग मीटर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। धान की 1 हेक्टेयर में पौध लगाने के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है, 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, पडलिंग लेह किस फसल की मुख्य क्रिया है। पडलिंग लेह किस फसल की मुख्य क्रिया है, बाजरा, धान, सरसों या कपास। 4 ऑप्शन है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा पडलिंग या लेह होती क्या है, वो क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको भी। बताइए पडलिंग किससे संबंधित है। देखो जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। पडलिंग किससे संबंधित है, पडलिंग संबंधित है धान से। पडलिंग किससे संबंधित है, धान से है। अब देखो पडलिंग या लेह होता क्या है। पडलिंग या लेह का मतलब ये होता है कि जो चावल का या धान का जो खेत होता है उसमें हम लगभग 1 फीट तक पानी भर देते हैं, 1 फीट या उससे थोड़ा कम पानी भर देते हैं। और फिर उस पानी भरने के बाद में हम उसमें पडलर, एक यंत्र होता है, जैसे जो खेत को जोतने का जो मशीन होती है, खेत को जोतने की जो हल होता है जो पीछे लगता है ट्रैक्टर के, उसी प्रकार से एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं पडलर। और ये पडलर विशेष रूप से विकसित किया होता है सिर्फ और सिर्फ धान की फसल के लिए, पडलिंग करने के लिए। तो जब गेहूं धान की हम फसल उगाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम खेत में पानी भर देते हैं और उस पडलर को बार बार उस खेत में चलाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे एक तो जो मिट्टी होती है उसके पोर खुल जाते हैं, मतलब मिट्टी खुल जाती है, भुरभुरी हो जाती है। और दूसरा जो खरपतवार होते हैं वो खरपतवार क्या हो जाते हैं, खरपतवार पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो पडलिंग मुख्य रूप से 2 ही उद्देश्य से की जाती है, एक तो खरपतवार नष्ट करने के लिए और एक मिट्टी के या मृदा के कणों को खोलने के लिए। तो ये 2 ही चीज़ है जिसके लिए पडलिंग की जाती है। और पडलिंग को हिंदी में बोलते हैं लेह करना या लेही करना, लेह करना या लेही करना बोला जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ धान में ही की जाती है, ये क्रिया सिर्फ और सिर्फ धान में ही की जाती है और किसी में नहीं करते हैं इसको। तो समझ में आ गया होगा पडलिंग किसे कहते हैं। अगला सवाल है, धान का टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार कितना होता है। बताना है आपको धान का टेस्ट वेट। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि टेस्ट वेट क्या होता है, एक सीड इंडेक्स होता है वो क्या होता है, सब बताऊंगा अभी मैं आपको। ऑप्शन ए 20 ग्राम, ऑप्शन बी 25 ग्राम, ऑप्शन सी 33 ग्राम और ऑप्शन डी 50 ग्राम। बताइए जल्दी से, 20, 25, 33 और 50 धान का टेस्ट वेट, धान का टेस्ट वेट कितना होता है, परीक्षण भार कितना होता है, बताना है आपको। 20 ग्राम, 25 ग्राम, 33 ग्राम या 50 ग्राम।
धान का टेस्ट वेट, जिसने ऑप्शन बी दिया है 25 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो धान का टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है, 25 ग्राम होता है। कितना होता है, 25 ग्राम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बासमती चावल का टेस्ट वेट कितना होता है, तो बासमती चावल का टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। बासमती का कितना होता है, बासमती का होता है 21 ग्राम और धान का होता है 25 ग्राम। यानी सिर्फ और सिर्फ धान का पूछा जाए तब तो 25 ग्राम बताना है और बासमती का पूछा जाए तब 21 ग्राम बताना है। अब देखो टेस्ट वेट या परीक्षण भार क्या होता है। टेस्ट वेट या परीक्षण भार का मतलब होता है उन बीजों का 1000 दानों का भार। यानी कि ये जो टेस्ट वेट यहाँ पर बताया गया है आपको, टेस्ट वेट या परीक्षण भार, कि चावल के हम 1000 दाने लें तो उनका वजन कितना होगा। इस टेस्ट वेट का मतलब ये है कि चावल के 1000 दाने लें तो उनका वजन कितना होगा, तो कितना होगा, 25 ग्राम। चावल के 1000 दानों का वजन कितना होगा, 25 ग्राम होता है। ठीक है, अब टेस्ट वेट, इसको ही परीक्षण भार बोला जाता है 21 ग्राम। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर टेस्ट वेट तो समझा दिया, अब सीड इंडेक्स भी बता दीजिए। तो देखो सबसे पहले तो ये होता है, एक तो होता है टेस्ट वेट, दूसरा होता है सीड इंडेक्स। तो टेस्ट वेट तो उन बीजों का लिया जाता है जो बीज आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आकार में जो छोटे होते हैं, जिनकी साइज छोटी होती है, उनका तो लिया जाता है टेस्ट वेट। क्या लिया जाता है, टेस्ट वेट। और जिनके बीज बड़े होते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, इसके अलावा और दूसरे बीज हो गए, मक्का वगैरह हो गया, जिनके बीज बड़े आकार के होते हैं, तो उनका लिया जाता है सीड इंडेक्स। उनका क्या लिया जाता है, सीड इंडेक्स लिया जाता है। और वो लिया जाता है 100 बीजों के भार पर। कितने बीजों के भार पर, 100 बीजों के भार पर। तो सीड इंडेक्स हमेशा लेंगे 100 बीजों के भार पर और जो टेस्ट वेट लेंगे वो लेंगे 1000 बीजों के भार पर। टेस्ट वेट हमेशा छोटी साइज के बीजों के लिए लिया जाएगा, जैसे बाजरा हो गया, जवार हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये छोटे बीज होते हैं। और जो सीड इंडेक्स लिया जाएगा वो 100 बीजों पर लिया जाएगा और उन बीजों का आकार बड़ा होना चाहिए, जैसे मूंगफली, मक्का और भी जो इससे भी बड़ी साइज के जो बीज होते हैं उनका हमेशा सीड इंडेक्स लिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स क्या होता है। और बासमती का 121 होगा और धान का टेस्ट वेट होगा 25 ग्राम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धान के खेत में पडलिंग या लेह करने का मुख्य उद्देश्य है, बताना है आपको। पहले बता चुका हूं मैं ये प्रश्न। ऑप्शन ए खरपतवार नियंत्रण, ऑप्शन बी पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दोनों ही नहीं। जवाब दीजिए। खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना, ए और बी दोनों और दोनों ही नहीं। जिसने ए जवाब दिया है आपका आधा सही है आधा गलत है, और जिसने जवाब दिया है सी वाला ए और बी दोनों, आपका जवाब बिल्कुल सही है। खरपतवार नियंत्रण के लिए और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए। जब मिट्टी के पोर खुलते हैं तो उस समय जो पोषक तत्व होते हैं वो उनकी प्राप्य अवस्था में आ जाते हैं। कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, प्राप्य अवस्था में आ जाते हैं वो, क्योंकि वो मिट्टी में घुल जाते हैं और उनका जो केमिकल कंपाउंड होता है वो जल में घुल जाता है, तो वो प्राप्य अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, धान के खेत में पडलिंग या लेह करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, तो सी वाला जवाब सही होगा। अगला सवाल है, धान की उत्परिवर्तित किस्म है। अब मैं उत्परिवर्तन भी बताऊंगा आपको क्या होता है और उत्परिवर्तित किस किस प्रकार से होता है वो सब कुछ बताऊंगा मैं। बस आप ध्यान से सुनिए, कमेंट जब करने के लिए कहा जाए तभी कमेंट करिए ताकि आप मिस ना कर सके किसी सवाल को। अगला सवाल है, धान की उत्परिवर्तन किस्म क्या है। ऑप्शन ए जया, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी IR8 और ऑप्शन डी जगन्नाथ। अब मैंने जब मिरेकल राइस पर बताया था आपको जादुई चावल, तो देखो विश्व का जादुई चावल तो ये होता है IR8। ये क्या है, विश्व का जादुई चावल है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जादुई चावल कौन सा है, भारत का जादुई चावल कौन सा है, जया है। इन जादुई चावल को इंग्लिश में बोला जाता है मिरेकल राइस। तो कभी कभी हिंदी में लिखकर आ जाता है मिरेकल राइस, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रख लेना मिरेकल राइस ही जादुई चावल है। तो भारत का तो है जया और विश्व का है IR8। ठीक है, इंटरनेशनल राइस 8 इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जो धान की उत्परिवर्तित किस्म है, जवाब देना है आपको इसमें चारों में। जिसने डी वाला दिया है जगन्नाथ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, जगन्नाथ। धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, जगन्नाथ है।
अब देखो उत्परिवर्तन भी समझ लो। उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। देखो किसी भी जीव की एक संरचना होती है जिसमें उसके गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र पर क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। गुणसूत्र पर जीन लगे होते हैं। अब उस गुणसूत्र पर जब जीन होते हैं तो उन जीनों में जब हेरफेर हो जाता है तो हेरफेर होने के बाद में क्या हो जाता है, एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है। स्थायी परिवर्तन आ जाता है जो बाद में कभी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो अवस्था क्या कहलाती है, उत्परिवर्तन। वो क्या कहलाती है, उत्परिवर्तन। देखो यहाँ पर उत को अगर अलग करते हो आप तो पीछे शब्द बचता है परिवर्तन। ये यहाँ पर तो उत्परिवर्तित दिया गया है, लेकिन अगर उत्परिवर्तन शब्द को आप अलग अलग करोगे तो उत को हटा दोगे तो पीछे शब्द बचेगा परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब बदलाव। तो जो जो उत्परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, जब जीन की जो संरचना होती है, मनुष्य में कोशिकाएं पाई जाती हैं, मनुष्य में और जीवों में सभी में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका में गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र पर क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। तो जब जीन की संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो संरचना में परिवर्तन होते ही मनुष्य का जो बाह्य मनुष्य मान लो या कोई भी जीव मान लो, उसकी संरचना में स्थायी परिवर्तन हो जाता है और वो ही परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, वो उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। तो अब उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुद ही हो जाता है उत्परिवर्तन यानी कि प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम। एक कौन सा होता है, एक कृत्रिम होता है। अब कृत्रिम उत्परिवर्तन क्यों कराते हैं हम, कृत्रिम उत्परिवर्तन हम कराते हैं विभिन्न प्रकार की जो किस्में होती है या पशुओं की नस्लें होती हैं उनमें जानबूझकर उत्परिवर्तन कराया जाता है और वो उत्परिवर्तन होता है लाभदायक उत्परिवर्तन। और प्राकृतिक जो उत्परिवर्तन होता है वो होता है हानिकारक। तो उत्परिवर्तन में क्या होगा कि जब हम उत्परिवर्तन कराते हैं तो उसकी स्थायी संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे अगर वो लाभदायक होता है तो हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर लाभदायक नहीं है तो उसे वहीं नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो धान की उत्परिवर्तित किस्म क्या होगी, जगन्नाथ होगी। उत्परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि किस्म विकसित करने के लिए जब उत्परिवर्तन कराते हैं तो कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, उस समय गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी किरणों का, गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो उत्परिवर्तन से रिलेटेड कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। उत्परिवर्तन जो होता है वो एक तो होता है पराबैंगनी किरणों से। प्राकृतिक उत्परिवर्तन जो होता है वो होता है एक तो पराबैंगनी किरणों से, और एक होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक जो रेडिएशन होते हैं उससे। किससे होता है, एक तो रेडिएशन से होता है और एक होता है पराबैंगनी किरणों से। तो ये दोनों हैं, इनसे क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। अब देखो एक बात बताता हूँ या एक छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे बिल्कुल समझ में आएगा आपको। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटम बम गिराए। ठीक है, एक तो था फैटमैन और एक था लिटिल बॉय। ये दो एटम बम गिराए उन्होंने। तो जब उन्होंने एटम बम गिराए तो एटम बम फटते ही बहुत सारा रेडिएशन निकला। तो कुछ लोग तो उस बम की चपेट में आने से मर गए, लेकिन जो उसके रेडिएशन के संपर्क में आए, जैसे ही उनके रेडिएशन के संपर्क में आए उनकी जीनी संरचना में बदलाव हो गया। और उनकी जीनी संरचना में बदलाव हो गया क्योंकि रेडिएशन से उत्परिवर्तन होता है, तो उनकी जीनी संरचना में बदलाव हो गया। और जैसे ही बदलाव हुआ वो तो ठीक थे, लेकिन जो उनके आने वाली पीढ़ियाँ आई, कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ आधा ही है, किसी का हाथ मुड़ा हुआ है, किसी के एक आंख नहीं है। तो क्योंकि अब उनके परिवर्तन हो गया, उनकी जीन की संरचना में स्थायी परिवर्तन हो गया, और स्थायी परिवर्तन होते ही उनकी जो जीनी संरचना थी वो बदल गई, इसीलिए उत्परिवर्तन हो गया। तो उत्परिवर्तन किस प्रकार से होता है, एक होता है पराबैंगनी किरणों से, एक होता है रेडिएशन से, और अगर अपन कृत्रिम रूप से करवा रहे हैं तो गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए आज भी जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर है, वहाँ पर जो लोग उस परमाणु बम के चपेट में आए थे, जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो उनके रेडिएशन के संपर्क में आए थे, आज भी उनके घर की जो संतानें हैं वो लूली, लंगड़ी, बहरी, अंधी ऐसे पैदा होती है, क्योंकि उनका स्थायी परिवर्तन हो चुका है उनकी जीनी संरचना में। अब उसको बदलाव नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको उत्परिवर्तन क्या होता है। इसीलिए मैंने ये उत्परिवर्तन आपको इसीलिए इतना ज़्यादा समझाया क्योंकि ये आपके बायोलॉजी का टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट है।
और इससे सवाल पूछा जाता है आपसे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धान की ट्रुंगो बीमारी किससे होती है? धान की ट्रुंगो बीमारी किससे होती है बताना है आपको। जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, वायरस से। धान की ट्रुंगो बीमारी, धान में होती है ट्रुंगो बीमारी। जी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। धान की बीमारी किससे होती है? धान की बीमारी होती है वायरस से। धान की ट्रुंगो बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। अगला सवाल है, अनाज का राजा किसे बोला जाता है? गेहूं, मक्का, ज्वार और धान। अनाज का राजा किसे बोला जाता है? या खाद्यान्न फसलों का राजा भी पूछ सकते हैं वो। तो खाद्यान्न फसलों का राजा या अनाज का राजा किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है, बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, गेहूं, मक्का, ज्वार, धान। जिसने ए जवाब दिया है गेहूं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अनाज का राजा किसे बोला जाता है? गेहूं को बोला जाता है। और अनाजों की रानी किसे बोला जाता है? अनाजों की रानी बोला जाता है मक्का को। तो अनाज का राजा गेहूं और रानी मक्का। राजा और रानी एक जगह ही बैठे हैं आज। अगला सवाल है, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? बताना है आपको गेहूं में प्रोटीन की मात्रा। 5%, 7%, 11%, 14%। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 5, 7, 11, 14। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा। जिसने सी जवाब दिया है 11%, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 11% होती है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 11% प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में 11% प्रोटीन पाया जाता है। ये गेहूं और चावल का बार बार पूछते हैं। गेहूं और चावल का प्रोटीन बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। बाकी किसी का याद करो ना करो, देखो गेहूं और चावल में प्रोटीन की मात्रा याद कर लेना, बाजरे में वसा की मात्रा याद कर लेना, और ज्वार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा याद कर लेना। और मक्का में कौन कौन से वो एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसिन, ट्रिप्सिन, ये वाले याद कर लेना, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। जब एसेंशियल की बात आती है तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। अगला सवाल है, गेहूं का बोनेपन का जीन है, बताना है आपको। ABCD, नोरी 11, निफ जीन, टिसप जीन या नोरिन 10। नोरी 11, निफ जीन, टिसप जीन या नोरी 10। जिसने डी जवाब दिया है नोरिन 10, गेहूं का बोनेपन का जीन, बिल्कुल सही है। गेहूं का बोनेपन का जीन कौन सा है? नोरिन 10। गेहूं का बोनेपन का जीन कौन सा है? नोरिन 10 जीन है, बिल्कुल सही जवाब है नोरिन 10। इससे रिलेटेड सारी जानकारी देंगे अभी आपको, एक बार इसको क्वेश्चन को सुने फिर बाद में देंगे। कमेंट बॉक्स में सब सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे, एक बार लाइव क्लास खत्म होने दीजिए। गेहूं के फल का प्रकार बताना है आपको। गेहूं के फल का प्रकार, सरस, स्पीक, कैरियोप्सिस या एयर। 4 ऑप्शन है, सरस, स्पीक, कैरियोप्सिस, एयर। जिसने सी जवाब दिया है कैरियोप्सिस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैरियोप्सिस क्या है? कैरियोप्सिस। गेहूं का फल का प्रकार क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं के फल का प्रकार कैरियोप्सिस कहलाता है। अगला सवाल है, अनाज का कटोरा किस जिले को बोला जाता है? या अन्नागार। 2-3 सवाल है, जवाब है इसके। राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अनाज का कटोरा या राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को बोला जाता है? बताना आपको। जयपुर, बूंदी, बीकानेर और श्री गंगानगर। बताइए, जयपुर, बूंदी, बीकानेर और श्री गंगानगर। अनाज का कटोरा किसे बोला जाता है? अनाज का कटोरा, अनाज का कटोरा। जिसने बी जवाब दिया है श्री गंगानगर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अनाज का कटोरा किसे बोला जाता है? श्री गंगानगर को अनाज का कटोरा बोला जाता है। अगला सवाल है, गेहूं का टेस्ट वेट या परीक्षण भार कितना होता है? अब मैंने पहले जब बताया था आपको, तब मैंने किसका बताया था आपको? तब मैंने बताया था आपको चावल का या धान का या राइस का, जो भी समझ लो, 25 ग्राम होता है उसका। तो अब गेहूं का टेस्ट वेट या परीक्षण भार बताना है आपको। टेस्ट वेट 1000 बीजों पर लिया जाएगा और सीड इंडेक्स 100 बीजों पर लिया जाएगा। गेहूं का टेस्ट वेट परीक्षण भार, जिसने ऑप्शन ए दिया है 2 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का कितना होगा? 2 ग्राम। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होगा? 2 ग्राम होगा। अगला सवाल है हमारा, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बताना है आपको। ट्रिप्सिन, ग्लूटीन, पेप्सिन और केसिन। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है?
जिसके कारण गेहूं की रोटी लचीली होती है, प्लास्टिक टाइप होती है। जिसने बी जवाब दिया है ग्लूटीन, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है या गेहूं की प्लास्टिक प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? ग्लूटीन। इसको प्लास्टिक प्रोटीन भी बोला जाता है। तो गेहूं की कौन सी प्रोटीन होती है? गेहूं की प्लास्टिक प्रोटीन होती है। और ये प्लास्टिक प्रोटीन देखो कब हो जाती है। देखो ऐसा होता है कि जब तक रोटी तवे पर सिकती है, जब तक तवे पर रोटी सिकती है तब तक गेहूं की जो ग्लूटीन प्रोटीन है ना, ग्लूटीन प्रोटीन है वो ख़त्म नहीं होती है और रोटी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, खिंचती है। लेकिन जैसे ही उस रोटी को हम डायरेक्ट आंच पर सेकते हैं, जैसे ही उसको आंच पर सेकते हैं, अंगारों पर सेकते हैं या डायरेक्ट आग के संपर्क में लाते हैं तो उसके अंदर पाई जाने वाली ग्लूटीन प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर रोटी खिंचती नहीं है। फिर आपको ऐसा लगता है कि रोटी कड़क हो गई है। तो वो इसीलिए कड़क होती है क्योंकि ग्लूटीन प्रोटीन उसमें उस समय जल जाती है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते हुए चलेंगे हम, और बिल्कुल आपका साथ है। स्टूडेंट हालांकि कम है अभी भी, और लोग वीडियो लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है। तो एक बार वीडियो को आप अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि रोज़ाना लाइव क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल एक दिन भी डिले नहीं होता। हमारे यहाँ पर संडे की छुट्टी भी नहीं है। हो सकता है कभी कोई तकनीकी समस्या आ जाए तो बात अलग है, बाकी तो कंटिन्यू लगेगी ही लगेगी। और कल आपको केमिस्ट्री की क्लास भी मिलेगी। केमिस्ट्री के लिए टाइम क्या है, जैसे ही ये लाइव क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद में मुझे बताना। अभी चैट बॉक्स में अभी कमेंट नहीं करना है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करना है आपको और बताना है कि केमिस्ट्री के लिए कौन सी क्लास, केमिस्ट्री के लिए क्लास का टाइम कौन सा सही रहेगा। कमेंट करके बताना, अभी कमेंट नहीं करना है। लाइव चैट बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करना है आपको क्लास ख़त्म होने के बाद। तो गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से रोटी वाला गेहूं कौन सा है? रोटी वाला गेहूं कौन सा है बताना है आपको। अगुणित, षष्ठ गुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको गेहूं का कौन सा प्रोटीन होता है। अगुणित, षष्ठ गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। अगुणित, षष्ठ गुणित, हेक्साप्लॉइड, द्विगुणित, त्रिगुणित। जिसने बी जवाब दिया है षष्ठ गुणित हेक्साप्लॉइड, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से रोटी वाला गेहूं कौन सा होता है? षष्ठ गुणित या हेक्साप्लॉइड, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 6 बराबर 42। 2n बराबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। गुणसूत्रों का 6 पेयर होता है और बराबर 42 होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 42 हो गई। और मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, 46। और हमारे गेहूं में कितने पाए जाते हैं? 42 पाए जाते हैं, 42। अगला सवाल है, हीरा मोती किस फसल की किस्म है? गेहूं, धान, बाजरा, मक्का। बताना है आपको गेहूं, धान, बाजरा, मक्का। 129 में बताइए, गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, निम्न में से गेहूं की कौन सी किस्म द्विजीन बोनी? ये तो अगला सवाल है। जिसने हीरा मोती किस्म में आंसर दिया है गेहूं, ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। हीरा मोती किसकी किस्म है? हीरा मोती किस्म है गेहूं की। हीरा मोती किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है, और ये द्विजीन बोनी किस्म है शायद। निम्न में से गेहूं की कौन सी किस्म द्विजीन बोनी किस्म है? बताना है आपको। अब मैं फिर ये भी बताऊंगा द्विजीन बोनी किस्म क्या होती है। ऐसी किस्में जिसमें बोनेपन के 2 जीन जिम्मेदार होते हैं, जिसमें बोनेपन के लिए 2 जीन जिम्मेदार होते हैं, वो द्विजीन बोनी किस्म कहलाती है। सोनारा 64, कल्याण सोना, HD 2009, जिसका दूसरा नाम है अर्जुन, और उपयुक्त सभी। बताइए, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की जो द्विजीन बोनी किस्में है वो सारी हैं कल्याण सोना, सोनारा 64 और HD 2009 या अर्जुन। अब देखो HD 2009, इसका दूसरा नाम क्या है? अर्जुन है। इससे जुड़ी एक बात बता देता हूँ आपको। देखो, जिस खेत में HD 2009 या अर्जुन किस्म उगाई गई है, अगर उस खेत में आप आइसोप्रोट्यूरान, गेहूं के खेत में खरपतवार नाशी के लिए डाला जाता है आइसोप्रोट्यूरान डाला जाता है। तो अगर आप उस खेत में
जिस खेत में HD 2009 या अर्जुन वैरायटी उगी हुई है उस खेत में आप खरपतवारनाशी के लिए अगर खरपतवारनाशी के रूप में अगर आइसोप्रोट्यूरान डाल दोगे तो उससे गेहूं की संपूर्ण फसल नष्ट हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, HD 2009 जो किस्म है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने खरपतवार के लिए डाला है और हमारी मुख्य फसल भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जो गेहूं की HD 2009 किस्म है या अर्जुन जो किस्म है उसमें हम कभी भी खरपतवारनाशी के रूप में आइसोप्रोट्यूरान नहीं डालते हैं, कभी भी हम आइसोप्रोट्यूरान नहीं डालते हैं, क्योंकि जैसे ही आइसोप्रोट्यूरान डालते हैं हम तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो इस HD 2009 वैरायटी पर पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी वैरायटी पर पड़ता है। अगर आप सोनारा 64 में डालोगे तो कोई समस्या नहीं है, कल्याण सोना में भी समस्या नहीं है और बाकी सारी किस्मों में भी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ HD 2009 में ही होती है समस्या। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि गेहूं की HD 2009 किस्म किस शाकनाशी के प्रति संवेदनशील है या किस खरपतवारनाशी के प्रति संवेदनशील है, तो क्या आ जाएगा, आइसोप्रोट्यूरान। यह पूछ लिया जाएगा कि आइसोप्रोट्यूरान जो शाकनाशी है वो कौन सी फसल कौन सी किस्म को नष्ट कर देता है, तो HD 2009। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से गेहूं की त्रिजीन बोनी किस्म, त्रिजीन बोनी किस्म का मतलब है गेहूं की कौन सी किस्म है जिसमें बोनीपन के लिए 3 जीन जिम्मेदार हैं। हीरा मोती, लाल बहादुर, उपयुक्त सभी, ABCD उपयुक्त सभी बताना है आपको। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। गेहूं में निम्न में से गेहूं की त्रिजीन बोनी किस्म कौन सी है, त्रिजीन बोनी किस्म है उपयुक्त सभी। हीरा भी है, मोती भी है और लाल बहादुर भी है। वैसे तो हीरा मोती, लाल बहादुर, हीरा मोती, जवाहर, ज्योति और लाल बहादुर 4 होती हैं। एक और किस्म है जिसको नाम है जवाहर और एक का नाम है ज्योति। तो आप 3 याद कर लीजिए, 2 और याद कर लेना कभी। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की लवणीय क्षेत्र हेतु उपयुक्त किस्म बतानी है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं की लवणीय क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म राज 3077, PBW 65 और KRL 19 बताना है आपको। राज 3077, PBW 65 और KRL 19 बताइए लाइव चैट बॉक्स में। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। हो सकता है हमने तुक्का लगाया हो, कोई बात नहीं। देखो गेहूं की जो लवणीय किस्म है वो है राज 3077, एक तो है राज 3077, एक है PBW 65 और एक है KRL 19। ये तीनों ही किस्में बार बार जेट में पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सी किस्म जो लवणीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो उसमें एक ही कब सवाल का पैटर्न ये नहीं होता, उसमें 3 अलग अलग वेराइटीज़ दी होती है और एक वेराइटी इससे संबंधित दी होती है। तो आपको ध्यान रखना ये 3 मोस्ट वेराइटीज़ हैं, एक तो राज 3077, एक PBW 65 और एक KRL 19। बार बार इनसे सवाल पूछा जाता है क्योंकि गेहूं को लवणीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, इसलिए तो ध्यान रखिएगा गेहूं से एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, कम से कम एक तो लिखवा लो मेरे से, एक सवाल आएगा ही आएगा। अगला सवाल है गेहूं की फसल ज्यामिति कितनी होती है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गेहूं की फसल ज्यामिति बताना है। फसल ज्यामिति क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। गेहूं को जिस खेत में उगाते हैं या किसी भी फसल की फसल ज्यामिति वो ज्यामिति होती है जिसमें उसकी पौधे से पौधे की दूरी और उसकी पौधे से लाइन की दूरी वो क्या व्यक्त करती है, वो व्यक्त करती है फसल की ज्यामिति या फसल की आपसी दूरी या फसल की जो L/P की दूरी होती है उसको प्रदर्शित करती है। तो गेहूं की फसल ज्यामिति कितनी होती है बताना है आपको। A, B, C और D 12 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर गेहूं की फसल ज्यामिति। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। जिसने 22.5 जवाब दिया है, 22.5 सेंटीमीटर है डाटा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की जो फसल ज्यामिति होती है वो कितनी होती है, 22.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 22.5 सेंटीमीटर होती है। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की जल मांग कितनी होती है बताना है आपको। प्रतिदिन गेहूं को कितना जल चाहिए, प्रतिदिन गेहूं के एक पौधे को कितना जल चाहिए, ये जल मांग प्रतिदिन के हिसाब से है, प्रतिदिन के हिसाब से है ये जल मांग। बताना है आपको 300 से 500, 450 से 650, 800 और 1000। बताइए गेहूं की जल मांग
जिसने बी जवाब दिया है 450 से 650 मिलीलीटर, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का जो एक पौधा होता है उसको एक दिन में 450 से 650 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। 450 से 650 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है हमारा, गेहूं का खरपतवार है मोथा, गुल्ली डंडा, दूब घास और लैंटाना कैमरा। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। गेहूं का मुख्य खरपतवार है मोथा, गुल्ली डंडा, दूब घास, लैंटाना कैमरा। जिसने बी जवाब दिया है गुल्ली डंडा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने बी जवाब दिया है गुल्ली डंडा, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का जो मुख्य खरपतवार है वो कौन सा है? गुल्ली डंडा है। ठीक है, गुल्ली डंडा क्या होती है? गेहूं का मुख्य खरपतवार कहलाती है, जिसे गेहूंसा भी बोलते हैं, जिसे फेलेरिस माइनर भी बोलते हैं, जिसे गेहूं का मामा भी बोलते हैं। गेहूंसा, गेहूं का मामा, फेलेरिस माइनर, चारों ही इसी के नाम है। अगला सवाल है, गेहूं का प्रमुख खरपतवारनाशी कौन सा है? बताइए आप, गेहूं का प्रमुख खरपतवारनाशी कौन सा है? पैराक्वाट, डाइक्वाट, आइसोप्रोट्यूरान और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं आपको। पैराक्वाट, डाइक्वाट, आइसोप्रोट्यूरान और इनमें से कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का प्रमुख खरपतवारनाशी कौन सा है? आइसोप्रोट्यूरान। लेकिन जब HD 2009 किस्म अगर हमने उगाई है तब हम वहाँ पर आइसोप्रोट्यूरान नहीं डालेंगे, उसकी जगह हम कोई दूसरा खरपतवारनाशी उपयोग में लेंगे। तो प्रमुख पूछ लिया जाए तो आइसोप्रोट्यूरान ही करना है आपको। अगला सवाल है, गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए उपयोग किया करते हैं। बताइए, पैराक्वाट, डाइक्वाट, क्लोरोपाइरिफास और बेसलाइन। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पैराक्वाट, डाइक्वाट, क्लोरोपाइरिफास और बेसलाइन। जिसने जवाब दिया है सी वाला, क्लोरोपाइरिफास, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोपाइरिफास का इस्तेमाल किया जाता है। अगर गेहूं की जगह कोई दूसरी फसल भी दे रखी हो और आपसे पूछ लिया जाए कि दीमक का नियंत्रण करना है, किसका छिड़काव करें, तो क्लोरोपाइरिफास का आँख मीच के छिड़काव कर देना। ठीक है, क्लोरोपाइरिफास का छिड़काव कर देना, दीमक का कंट्रोल हो जाएगा किसी भी फसल में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गेहूं में होने वाला रोली रोग किस कारक से होता है? गेहूं में होने वाला रोली रोग किस रोग कारक से होता है? बताना है आपको। वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणु। वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणु। गेहूं में होने वाला रोली रोग किसके कारण होता है? ABCD। जिसने ए दिया है उनका गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। बी वाला जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, कवक से होता है। और ये कवक होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सफ़ेद रोली, एक पीली रोली और एक काली रोली। 3 प्रकार की रोली फैलाते हैं ये रोग। और इसका जो कवक का नाम है वो पक्सीनिया है। कौन सा है? पक्सीनिया। कवक का नाम क्या है? पक्सीनिया है। पक्सीनिया रिकार्डिटा, पक्सीनिया ग्रामिनिस्टिड्साई और पक्सीनिया ट्राइफोर्मिया, 3 नाम हैं और तीनों ही अलग अलग रोली फैलाते हैं। रोली का मतलब होता है कि अगर गेहूं में काली रोली हो गई तो गेहूं की पत्तियों पर बहुत सारे काले काले धब्बे बन जाएंगे। अगर सफ़ेद रोली हो गई तो बहुत सारे सफ़ेद धब्बे बन जाएंगे, चाहे पत्तियां हो या तना हो। अगर पीली रोली हो गई तो पीले पीले स्पॉट बन जाएंगे, पीले भूरे दूसर रंग के धब्बे बनते हैं, एग्जिट पीला नहीं होता है। तो ये रोली रोग कहलाता है। और ये किससे होता है? कवक से होता है। किस में होता है? ये जो रोली रोग है ये मुख्य रूप से कवक में, गेहूं में ही होता है। जो रोली रोग होता है ना वो मुख्य रूप से गेहूं में होता है, बाकी सब में भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा भयंकर तबाही ये गेहूं में फैलाता है। और जो कवक होता है वो उसका नाम है पक्सीनिया रिकार्डिटा, पक्सीनिया ट्रिट्साई और पक्सीनिया ट्राइफोर्मिस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो नए बच्चे हैं वो कमेंट करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।